इस दफ़ा हर हाल में पास करेंगे। और क्या आपको लगता है कि आपके नज़दीक क्या रीज़न्स थी फॉर फेलियर? ठीक है, आपके नज़दीक क्या रीज़न्स थी फॉर फेलियर? दिया नहीं था मैंने जेल में। अच्छा हाँ ठीक है सर। दिया पेपर कितने पे रहा? कितने पे रह गया? 36 पे। क्यों रह गया? क्या रीज़न थी जो इसका सामना करना पड़ा? राइटिंग में प्रॉब्लम्स थी। तो क्या उससे पहले 43 थे और उसके बाद आपने ये असेस किया कि आपकी जो मेन वजह है दैट इज़ राइटिंग आपको तंग कर रही है। ये चेक करो ये क्यों आवाज़ उठ रही है? अच्छा, तो आपने कहा राइटिंग इज़ द मेन रीज़न, शुक्र है, जिसकी वजह से ये फंसा है पेपर आपका। ये बंद कर दो यार, अब ये नहीं खोल दो। चलो ये बताएं, कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप देते हैं। इस सिलेबस के अंदर या इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं या 19 है? 18 पक्की बात है, 18 हो गए आपस, ठीक है। 18 चैप्टर्स हैं। कितनी ग्रेड्स हैं? 4 ग्रेड्स हैं या 5 ग्रेड्स हैं? 4 ग्रेड्स हैं। ABCD कौन से ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जो कि प्योर क्रैमिंग बेस्ड है? पहला, 16वां, 17वां और 18वां। और बाकी सारे लॉजिकल भी हैं और वहाँ से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। शुरू करते हैं सर चैप्टर नंबर 2 से। इट इज़ कॉल्ड ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। उसको साइड पे रखते हैं फिलहाल। ये बताएं कि बिजनेस लॉ, बिजनेस क्या है? बिजनेस को डिफाइन करता है। क्या है बिजनेस? किसे कहेंगे बिजनेस? हर वो एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉफिट मिले। तो क्या इसमें लॉस नहीं आता? आता है। तो हर वो एक्टिविटी जिसके पीछे नीयत प्रॉफिट की हो, नीयत प्रॉफिट की हो, आगे प्रॉफिट आए या लॉस आए, वो अल्लाह की तरफ से है। क्या डिफाइन करेंगे बिजनेस को? डिफाइन करें बिजनेस। हाँ मतलब यही बात आप रिपीट भी कर सकते हैं। आपसे डेफिनेशन पूछिए बस बिजनेस की। कोई प्रॉफिट हो, कोई प्रॉफिट की आस हो, कोई उम्मीद हो। क्या ज़रूरी कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा? नहीं, लॉस हो सकता है। बिजनेस बड़ी अच्छी खूबसूरत डेफिनेशन आई कि एक रिस्क है जिससे आपको मुनाफा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस सेम जो उन्होंने कहा, मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। बिजनेस वो चाहे तो एफर्ट्स प्रॉफिट के लिए होती हैं मगर लॉस के चांसेस भी होते हैं। कोई भी एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए जिससे प्रॉफिट हो लेकिन लॉस भी हो सकता है।
प्रेफरेबली होता है कि यार प्रॉफिट होना चाहिए मगर लॉस भी हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक हो गया जी ना भाई, कीजिएगा चल देगा। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में आपको आए कि आप 3 बातें बताने के मूड में हैं? ऑफर बताएगा, फिर एक्सेप्टेंस बताएगा और फिर रेवोकेशन बताएगा। रेवोकेशन इज कैंसलेशन, ऑफर की भी और एक्सेप्टेंस की भी। ठीक, अब कोई भी अगर एग्रीमेंट करना हो या कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करना हो किसी ने भी किसी के साथ, अगर कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो सिर्फ इतना बता दें कि कम से कम कितने हजरात चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए। अगर मैं खुद अपने आप से कहूँ कि मैं खुद को ये पेन बेचता हूँ, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया, इसका दिमाग फिर गया, साइकी हो गया, सीए कर करके पढ़ा के इसका दिमाग फारिग हो गया। बैकी बैकी बात है ना कि मैं खुद को कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को ये पेन बेचता हूँ। तो इसका मतलब है कि ऑफर के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए there should be at least how many persons? 2 persons। किताब ने शुरू किया है कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ। हमें 2 कैरेक्टर्स चाहिए, एनीवन जो 2 नाम मुझे सजेस्ट करें। कोई अच्छे नाम होने चाहिए जिसको हम आगे एग्जाम्पल में यूज़ कर सकें। कोई फनी नेम, कोई फनी नेम, टॉम एंड जेरी। और कोई इसके अलावा कोई पंजाबी फनी नेम बताए ना, जिस तरह प्री की क्लास में आया था बानो और शीदा, हैं? हाँ, तो इसमें कोई बताए मुझे, कोई फनी नेम सा बताएं। कीड़ा, हीर रांझा, हीर रांझा कर लेते हैं। हीर और रांझा। किसी ज़माने में रांझे ने हीर से कहा, ए हीरिए की पई करनी है, चला मैं तेनों समोसे खिला के लियावा। आती है ना पंजाबी? शुक्र है ऑडियंस को आती हो। चला मैं तेनों समोसे खिला के लियावा। हीर ने कहा, वे रांझिया की प्या करना है, मेरे घर वाले ने मैनू जान नहीं देना। रांझा कैसे कहता है, ना कर हीरिए, मैं तेनों आप लैके जावांगा, मैं तेनों गज वज के लैके जावांगा, तू मेरे नाल चलदी हो। नेक्स्ट डे रांझा पहुंचा ही नहीं। नेक्स्ट डे रांझा पहुंचा ही नहीं। हीर बेचारी कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी वहाँ इंतज़ार कर रही है, कभी वहाँ इंतज़ार कर रही है, मगर रांझा जी अपनी ड्यूटी से फारिग ही नहीं हुए। उनको कॉलेज वालों ने छोड़ा ही नहीं और वो समोसे खिलाने उसको ले गए नहीं गए। तो क्या हीर कोर्ट में जाके रांझे के खिलाफ केस कर दे? क्या हीर जाके कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करे और कहे, जज साहब इस रांझे ने मुझे जलील करके रख दिया है, इस रांझे की वजह से मुझे दुनिया भर में बदनामी का सामना करना पड़ा है, इसने मुझे समोसे खिलाने थे, इसने समोसे नहीं खिलाए, इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए? कैसा होगा? नहीं। क्यों? इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कोर्ट क्या कहेगा कि भाई पागल हो गई, 2 समोसे की खातिर तुम इस बेचारे मासूम को जेल की हवा खिलाने वाली हो, हाउ डेयर यू। इसका मतलब है कि जो समाजी सोशल वादे होते हैं, जो सोशल प्रॉमिस होता है, जो सोशल प्रॉमिस होता है, उसकी ख़ास अफादियत नहीं है। अगर एक बंदा दूसरे से कोई सोशल वादा करता है, कोई रिलीजियस वादा करता है, जैसे मैं आपसे कहूँ यार कल से मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊँ, तो लेकिन कल का दिन आया और मैंने ये काम नहीं किया, तो क्या अब आप मुझे मेरी स्टेटमेंट के बेस पे कोर्ट ले जाएंगे? नहीं।
फिर जो संडे कहा था वो तो 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे, वो नहीं बने नमाजी तो अब इनको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए या इनको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जुर्माना दे दिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसे कहते हैं समाजी वादा, प्रॉमिस, एक वादा जिसमें बंदे दो ही हैं मगर एक बंदा दूसरे से कुछ ऐसा वादा कर रहा है जो कि दूसरी पार्टी ने कबूल भी कर लिया, बट अगर एक बंदा उसको निभाए ना, उसको निभा नहीं पाता, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकती। क्यों? कोई चीज़ रिटर्न नहीं है, सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। तो अगर मैं प्रॉमिस को डिफाइन करूं तो क्या है? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, या मैं अगर कहूं व्हेन हीर कौन थी? पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दी गई। दे कौन रहा था? रांझा। तो जब रांझे ने हीर को प्रपोजल दी, किस नियत से दी होगी? कि वो चेक कर सके कि उसका आगे से जवाब क्या होता है, वो मानती है या नहीं मानती, उसकी असेंट चेक करनी है। उसकी क्या चीज़ चेक करनी है? असेंट चेक करनी है। और अगर वो मान जाए, और अगर हीर मान जाए, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल की गई है, तो डेफिनेटली कोई कर रहा होगा। तो दो लोग हो गए, एक प्रपोजल करने वाला और एक जिसको प्रपोजल की जा रही है। और अगर दूसरी पार्टी उसको कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो हम क्या कहेंगे? क्या बन गया है? प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया है? प्रॉमिस बन गया। यानी कि अब अगर मैं प्रॉमिस को इक्वेशन फॉर्म में लाऊं तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। P प्लस A इज इक्वल टू P। P प्लस A इज इक्वल टू P। अब इन्होंने कहा यार कब तक आप हीर रांझा खेलते रहोगे, और मैं तुम्हें ऑफिशियल नाम दे देता हूं। तो एक का नाम रखा प्रॉमिसर और एक का नाम रखा प्रॉमिजी। अब अगली टेंशन, किसको प्रॉमिसर बोले, किसको प्रॉमिजी बोले, ये भी एक परेशान कौन बात है। तो याद रखिएगा, जिसको प्रपोजल की जा रही है, जिसको प्रपोजल की जा रही है, वो कौन थी? हीर फीमेल है। शी के एंड पे क्या आता है? ई। तो प्रॉमिजी। और जो कर रहा है वो कौन है? प्रॉमिसर। क्या? हाँ, प्रॉमिसर। तो एक प्रॉमिसर हो गया और एक प्रॉमिजी। प्रॉमिसर क्या कहेगा? प्रपोजल देगा। किसको? प्रॉमिजी को। प्रॉमिजी अगर उसको मान जाए तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर किताब को एकदम से ख्याल आया, उसने कहा यार प्रॉमिसर तो ठीक है, एक नया नाम देते हैं, ऑफरर और ऑफरी। हो क्या रहा है? रांझे ने ऑफर कराई थी हीर को। ऑफर क्या थी? समोसे खाने चलोगी मेरे साथ? तो इस बेस पे ऑफरर और दूसरी पार्टी कौन सी है? ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी। तो अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent बोले तो रजामंदी, to it the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. The person making the proposal is और accepting is promisee या offering। ये 3 लाइनें क्लियर है? पक्की बात है। आपको पता है रिसेंटली आई कि हमने इसमें से पहला एमसीक्यू बनाया हुआ था, जो पेपर आया रिसेंट, उसके शायद पहला एमसीक्यू हुई इस डेफिनेशन में से था।
तो आईकैट कभी कभी इस बेसिक चीज़ों को भी टेस्ट कर जाता है। ये बात क्लियर है? हमने प्रॉमिस डिफाइन कर दिया। प्रॉमिस की इक्वेशन क्या बनी? P प्लस A इज इक्वल टू P, या O प्लस A इज इक्वल टू P। ये मैंने P को O से चेंज क्यों किया? ऑफर कर दिया मैंने। तो हम नॉर्मली क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑफर, ऑफर का। मगर इसका ऑल्टरनेट वर्ड क्या है? अब अगर आईकैट एग्जाम में एकदम से ऑफर की जगह पे प्रपोजल का वर्ड फेंक दे तो क्या परेशान हो जाएंगे? नहीं, उसको बताएंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, ऑफर ही है। प्रॉमिस हो गया। अब आए स्टेज 2 पे। हीर ने क्या खाने थे? खिला कौन रहा था? फायदा किसको होगा? हीर को। फायदा क्या है? इन रिटर्न क्या हीर रांझे को कुछ देगी? इतनी गरीब है बेचारी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि बेनिफिट सिर्फ एक पार्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिल रहा होता है। अगर मैंने आपको ये पेन बेचना है तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? पैसे। आपको क्या मिलेगा? पेन। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होनी चाहिए, जो कि दोनों पार्टीज को ट्रांसफर हो रही है। एक पार्टी को नहीं मिलनी, दोनों पार्टीज की तरफ उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। अब सुनिएगा, P प्लस A इज इक्वल टू P। अगर मैं इसमें कंसिडरेशन नामी एक एलिमेंट ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? कंसिडरेशन नामी एक एलिमेंट ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए मेरी पहली सीढ़ी कौन सी है? प्रॉमिस। उसके बाद कहाँ जाना है? एग्रीमेंट में। तो एवरी प्रॉमिस फॉलोइंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताएंगे? प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं होती मगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होती है। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब आगे आ जाए कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एग्रीमेंट को हम अदालत में लेके जा सकते हैं? हीर ने कहा था तुम मुझे समोसा खिलाओ, मैं तुम्हें उसके बदले में ड्यू की बोतल पिलाऊंगी, स्टिंग की बोतल पिलाऊंगी। मगर समोसे खाने के बाद वो मुकर गई। उसने कहा ठीक है, समोसे खा लिए हैं, भूख मिट गई है, मैंने पानी भी पी लिया, तुम भी पानी पी लो, बस ठीक है घर चलते हैं। दूसरी पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे दो बातें हैं। ऑफरर ने क्या कहा है? समोसे। ऑफरी ने क्या कहा है? बोतल या ड्यू, जो भी है। तो इसका मतलब है कि अगर एक पार्टी बैकआउट कर रही है तो क्या पहली पार्टी जिसके साथ नुकसान हो रहा है, क्या वो उसको कोर्ट में लेके जा सकती है? नहीं। क्यों? कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट ने कहना है कि भाई ये तुम्हारा आपस का मामला है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन थोड़ी है, या तुमने इसको लिखवाया थोड़ी है, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस थोड़ी है, मैं क्यों इसको सजा दूं? अच्छा, इसके ऑल्टरनेट, मैंने ये लैपटॉप देने थे, मेरे पास एक ऑर्डर आया कि मैंने 500 लैपटॉप्स बेचने हैं, डिलीवर करने हैं कराची। दूसरी पार्टी ने मुझे पैसे भेज दिए सारे के सारे एडवांस में, और मैं बन गया हीर। मैंने कहा पैसे आ गए हैं, बस ठीक है, लैपटॉप उसको मैंने नहीं भेजे। तो क्या अभी भी वो अगला बंदा मुझे बख्श देगा? क्यों? वही हीर है, वही रांझा है, बस समोसे की जगह में मैंने आपको लैपटॉप कर दिया। तो ऐसा क्या हो गया? एकदम ऐसा क्या होगा? कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ गई है। अब ये वो सियासी समाजी रिश्तेदार वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक कमर्शियल सेंस आ रही है
इट इज नाउ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो हर वो एग्रीमेंट जिसको लॉ क्या कर दे, इन्फोर्स कर दे, वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो प्रॉमिस समझ आता है, एग्रीमेंट समझ आता है, समझ आता है। आइए इसको देखते हैं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक ऑल ओके, ऑल ओके। नीचे वो कहता है कि अगर एक पार्टी अपना वादा पूरा ना करे, लीगली इन्फोर्स्ड है, अगर एक पार्टी टू द एग्रीमेंट इज बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस, दोनों ने अपने अपने वादे पूरे करने हैं। बट अगर एक बैकआउट कर जाए, डिफॉल्ट कर जाए, क्या कर जाए, लिखें दो पार्टीज होती हैं, एक डिफॉल्टिंग पार्टी और एक एग्रीव्ड पार्टी। अभी लिख लें यहीं पे, दो तरह की पार्टीज बनती हैं अगर ब्रीच हो, डिफॉल्टिंग पार्टी और एग्रीव्ड पार्टी। एक डिफॉल्टिंग पार्टी और दूसरी एग्रीव्ड पार्टी। डिफॉल्टिंग पार्टी कौन सी होगी भाई, जो बैकआउट कर रही है, और एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होगी, जिसको नुकसान हो रहा है। उर्दू में लिख लें, आगे जाके ये अल्फाज बहुत काम आएंगे। दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक डिफॉल्टिंग और एक एग्रीव्ड। अच्छा, क्या हमेशा रांझा ही डिफॉल्टिंग पार्टी होगा या हीर भी हो सकती है, हीर भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफरर ही डिफॉल्टिंग होगा या ऑफरर ही एग्रीव्ड होगा। दोनों में से कोई भी एग्रीव्ड बन सकता है, कोई भी डिफॉल्टिंग बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है हमें? अच्छा जी, तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा जो कि बाउंड था, बाउंड कहते हैं बाउंड बाय लॉ, अगर एक बंदा बाउंड था अपने वादे को पूरा करने के लिए मगर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ धोखा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो कहाँ पर जा सकती है, कोर्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, बिकॉज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ये है किताब के सेकंड चैप्टर का पहला सफ़ा। एक दफ़ा तसल्ली से खुद पढ़ लें फर्स्ट पेज सिर्फ, और मुझे बताएं क्या कोई परेशानी है उस पूरे पेज का। फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? कोई मसला, कोई परेशानी? फर्स्ट पेज क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रॉमिस दो तरह का होता है, ना सिर्फ प्रॉमिस बल्कि एग्रीमेंट भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। आपको व्यू सही आता है सर जी? व्यू सही आ रहा है पक्का? ठीक। प्रॉमिस हो, एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, इसकी फर्दर दो टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ
जेस्चर्स या एक्शंस, या हम किस तरीके से उसको कर रहे हैं, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस इज जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और एक्सप्रेस इज कि मैं इस वक्त लिख रहा हूँ। तो हर वो ऑफर या हर वो एक्सेप्टेंस जो कि बोल के की जाए या लिख के की जाए, वो क्या कहलाती है, एक्सप्रेस क्या, प्रॉमिस या एक्सप्रेस ऑफर या एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। और अगर दूसरी पार्टी भी आगे से बोल गई आपको बता रही है या लिख के बता रही है, तो जब मैं भी लिख रहा हूँ और वो भी लिख रही है, दोनों पार्टी सेम मोड पे हैं, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेस प्रॉमिस। हाँ, एक्सप्रेस प्रॉमिस, एक्सप्रेस ऑफर प्लस एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस प्रॉमिस। और अगर एक पार्टी बोल के कर रही है, लिख के कर रही है, और दूसरी पार्टी इशारे से उसको जवाब दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं एक इशारे में और आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, सामने से आता है एक लड़का जो कि गाड़ी का शीशा साफ करने में इंटरेस्टेड है, उसके पास कागज़, उसके पास वो है टॉवल है और एक हाथ में वो साबुन वाला पानी है। तो वो आता है आपके शीशे के ऊपर कपड़ा मारना शुरू कर देता है। क्या वो बोल का ऑफर दे रहा है, क्या वो लिख के ऑफर दे रहा है? नहीं, उसकी ऑफर क्या है, इम्प्लाइड थ्रू एक्शंस या जेस्चर्स, थ्रू एक्शंस या जेस्चर्स, वो क्या कहलाती है, इम्प्लाइड ऑफर। अब मैं गाड़ी में हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1, मैं खामोश हूँ, ठीक है, कर रहा है, करने दो। क्यों? क्योंकि मैं उसको बुलाने नहीं गया, वो खुद ही आया चल के मेरे पास। दूसरी, मैं गाड़ी का शीशा नीचे करूं, शक्ल बाहर निकालूं और कहूँ नहीं यार नहीं करना, या कहूँ हाँ यार कर दो बोल के। तीसरा, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं ऐसे कर दूँ या मैं ऐसे कर दूँ। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक्सेप्टेंस के। एक्सप्रेस ऑफर के अगेंस्ट अगर एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है तो वो क्या बनेगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस। इम्प्लाइड ऑफर के अगेंस्ट अगर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है तो वो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर के अगेंस्ट अगर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है तो क्या बनेगा, एक्सप्रेस ऑफर के अगेंस्ट अगर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है तो क्या बनेगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस। किसी भी जगह पे अगर एक्सप्रेस आ रहा है ना, दोनों में से किसी भी जगह पे, तो वो क्लासिफाई कहाँ पे होगा, एक्सप्रेस के अंदर होगा। इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, ओरल या रिटन, इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस प्रॉमिस। और अगर ये जेस्चर्स के साथ है, एक्शंस के साथ है, तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्लाइड। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट पेज करें, तो आपका नेक्स्ट पेज करें, क्या मिला आपको, ऑफर। शुरू करें ऑफर। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ कर आए हैं हम लोग प्रॉमिस की एक डेफिनेशन, क्या थी, when the person to whom the proposal is made signifies his assent to the proposal, नहीं, signifies his assent to other party, the proposal is said to be accepted। इसी डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो बन जाएगी डेफिनेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। आइए देखते हैं कैसे। When one person signifies to another, yeah, when he signifies to Ranja his willingness to do or abstain from doing anything, कुछ करना या कुछ होने से रोकना, with a view, इस नियत से, to obtain the assent is रजामंदी of that other to such act कौन सा, act to do, और abstinence, ये abstinence, he is said to make a proposal। आसान उर्दू में करते हैं, जब एक बंदा दूसरे बंदे को इस नियत के साथ कि वो कुछ करे या कुछ करने से बाज आए
और नीयत क्या है कि दूसरा बंदा उसको क्या देगा, अपनी असेंट देगा, अपनी रजामंदी जाहिर करेगा। ये क्या कहलाती है, ऑफर। इसमें दो वर्ड हैं, एक है टू डू समथिंग और एक एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन की अगर आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकें, एब्सटेन क्या होगा? क्या किसी काम को रोकने के पैसे मिलते हैं? मैं आपसे कहूँ यार आपने ये काम नहीं करना, इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये पॉसिबल है? कैसे? इलीगल है ना, तो वो तो कोर्ट कभी मानेगा ही नहीं, वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इलीगल है ना, लीगल तो नहीं है। बड़ा खूबसूरत उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, इसको मज़ीद डिफ़ाइन करता हूँ। एसबीआई मुझे कहता है कि सर जब तक आप यहाँ पर हैं आप साथ वाले कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट ऑफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे क्या कर दिया, एब्सटेन। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करता तो मुझे फिर क्लासें दो। उन्होंने सर मसला बताऊँ क्या है, हमारा टाइम टेबल भी पैक है, तो क्लासें भी नहीं देनी और बाहर जाने भी नहीं देना, तो उसके फिर पैसे मुझे मिलेंगे बिकॉज दे आर एब्सटेनिंग मी, मुझे रोका जा रहा है। एक और मिसाल, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे क्यों देते हैं? क्यों देते हैं पैसे? कौन सी? नहीं सोचा नहीं, वो तो सिक्योरिटी वाली बात होगी ना। जी शहबाज भाई, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे क्यों देते हैं? कि वो सोए ना। हम उसकी नींद को एब्सटेन करने के लिए उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। एक बाप कहता है अपने बेटे को कि भाई अगर तुमने स्मोकिंग छोड़ दी तो मैं तुम्हें बाइक लेकर दूंगा। ये ऑफर है, बेटा मान गया तो स्मोकिंग छोड़ दी। when बाप signifies to beta his willingness to abstain from doing anything या smoking with a view to obtain the razamandi of the beta for abstinence, बाप is said to make a proposal। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? कोई सवाल यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पक्की बात है? चले आगे। ऑफर के कुछ एसेंशियल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? एसेंशियल्स। आसान सी बात है, ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू, क्या मतलब इस पॉइंट का? मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि कम से कम हमें कितने बंदे चाहिए? तो एक ऑफरर क्या अपने आप को ऑफर दे सकता है? नहीं। किसको देगा? ऑफरी को या दूसरी पार्टी को देगा। ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल आम क्या है? एक फल है। मैं आपको ऑफर देता हूँ आपको कि मैं आपको पीले रंग के मीठे फल प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप पीले रंग के मीठे फल परचेज करेंगे? क्या ये मैंने सर्टन किया कि पीले रंग का मीठा फल कौन सा है? ये अनसर्टन और डेफिनेट भी नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि यार मेरे पास एक गाड़ी है, वो मैं तुम्हें दूंगा, प्राइस या 4 लाख होगी या 5 लाख होगी। तो यहाँ पे गाड़ी तो सर्टन है मगर प्राइस सर्टन, प्राइस ना सर्टन है ना डेफिनेट है। मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे पास मार्कर्स पड़े हुए हैं, तुम जो मार्कर लेना चाहो आके ले लेना, तुम जो मार्कर लेना चाहो आके ले लेना। क्या मैं उसको सर्टन रख रहा हूँ, डेफिनेट रख रहा हूँ? नहीं। तो ऑफर क्या होनी चाहिए? सर्टन एंड डेफिनेट। ये सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये वैलिड ऑफर है या नहीं, तो उसमें आपने इन एसेंशियल्स के साथ खेलना है। देखना है कि क्या 2 लोग हैं,
देखना है कि क्या वो चीज़ सर्टन और डेफिनेट हो रही है या नहीं। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल ये है, सोच के जवाब दीजिएगा। मैं और शहबाज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने शहबाज से कहा कि यार मैं तुम्हें कॉटन पूरा साल सप्लाई करूँगा और उस प्राइस पे दूंगा जो उस वक़्त की मार्केट प्राइस चल रही होगी। क्या ये ऑफर सर्टन डेफिनेट है या नहीं है? वाई? मार्केट प्राइस तो हमेशा सर्टन और डेफिनेट होगी। अगला सवाल, शहबाज भाई मैं आपको पूरे साल कॉटन दूंगा, प्राइस टू बी डिसाइडेड बाय दिस पर्सन। ये अनसर्टन है। मैंने प्राइस किस पे डाल दी और इसने क्या मुझे प्राइस बताई है? नहीं। अभी तक ना ये सर्टन हुई है ना ये डेफिनेट हुई है, तो ये मेरा ऑफर माना नहीं जाएगा। एक बंदा एक शोरूम पे जाता है और जाकर कहता है कि जनाब मुझे टीवी सेट्स चाहिए। क्या चाहिए? टीवी सेट्स चाहिए। और जो शोरूम का मालिक है वो कहता है सर ले लें, प्राइस में हम डिस्काउंट कर देंगे या 10% या 15%। अनसर्टन। ये भी क्या है? अनसर्टन है। तो ऑफर शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। फिर ऑफर को हम कंडीशनल कर सकते हैं। ऑफर को हम यानी कि ऑफर में कंडीशंस को ऐड किया जा सकता है। कंडीशनल ऑफर हो सकती है। इसका आगे छोटा सा अगर लिख ले, डिटेल इन चैप्टर 5, हल्का सा बस माइन्यूट सा करके लिख लें, डिटेल विल बी कवर्ड इन चैप्टर 5। सर अगर हम रेंज ऑफ दे दें प्राइस, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी चूज कर लो। नहीं हाँ, जैसे मैं आपने मुझे कहा कि मेरे को चीज़ ये लेनी है, ठीक है, मैं आपको कहूँगा 6 महीने बाद उस वक्त इस रेंज में अगर प्राइस भी ना इससे ऊपर, जैसे 5 से 10 हज़ार, 5 हज़ार से कम हुई तो मैं तब भी नहीं दूंगा, 10 हज़ार से ज़्यादा हुई तो मैं तब भी नहीं दूंगा, तब ये सर्टेन और डेफिनेट। हाँ, क्योंकि आपने रेंज एटलीस्ट वो रेंज डिफाइन कर दी है, ये से ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा, ऑफर कैन बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, यानी कि हम लोग जब ऑफर कर रहे हैं तो हम अपनी पसंद से इसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैं तुम्हें उस वक्त गाड़ी बेचूंगा जब तुम मुझे सारे पैसे इकट्ठे दोगे। ये एक कंडीशनल ऑफर है। कंडीशन क्या है? सारे पैसे इकट्ठे आ जाना। तो ऑफरर जो ऑफर कर रहा है वो अगर चाहे तो उस ऑफर के अंदर अपनी पसंद से कुछ कंडीशंस को ऐड कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर उसने कुछ स्पेशल टर्म्स ऐड करनी है, कुछ कंडीशंस ऐड करनी है, तो उसको एक काम करना चाहिए, दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करना चाहिए। ये ना हो कि वो अपनी तरफ से कंडीशन ऐड करके बैठा हो और दूसरी पार्टी को उस चीज़ का पता ही ना हो। तो जब ऑफ़र कम्युनिकेट की जा रही है, उस तक ऑफ़र पहुंचाई जा रही है, तो वो ऑफ़र में कंडीशंस उसके साथ कम्युनिकेट होनी चाहिए। किसको? ऑफरी। और ऑफरी कौन होता है? दूसरी पार्टी। यहाँ तक और क्लियर है? यहीं तक रखते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट टिल दिस पॉइंट। यहाँ पर नोट लगा लें, बाकी की कहानियाँ हम लोग कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने कितना पढ़ा है? शहबाज भाई किताब एक सेकंड की किताब दिखा फर्स्ट हो। तो जनाब हमने पढ़ा है एक पूरा सफ़ा जिसमें 4 डेफिनेशंस हैं, 3 बड़ी बड़ी करके लिखी हुई हैं इक्वेशंस, और उसके बाद अगले पेज की शुरू की 3 बातें, 3 एसेंशियल्स और ऊपर एक डेफिनेशन। तो इसमें याद करने वाला क्या है? डेफिनेशंस, और उसके अलावा याद करने वाला कुछ भी नहीं है। गुड हो गया। कल हमारा ऑफर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, कोई और सवाल, कोई और मसला? नहीं सर, अभी कहाँ, अभी तो ऑफर पूरा होगा कल। डन। अल्लाह दे वाला।